हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके अगली वीडियो के साथ, जो आपके 10th एग्ज़ाम 2021 के लिए काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हमने खासकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल किया है, तो स्किप करना तो पड़ता ही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं शुरू से। तो आपका ना 41 वाला क्वेश्चंस है। आपको बता दें कि हम यह वीडियो की दूसरी सीरीज है। पहली वीडियो की सीरीज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगी, या फिर वीडियो के कार्ड में हमें उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर या फिर इन स्क्रीन में भी मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। तो वहाँ पर जाकर के आप इस सीरीज के पहली वीडियो को भी जरूर देख लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहा जाता है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, यानी अपमार्जक से क्या चीज़ बनाया जाता है? सर्फ एक्सल या शैम्पू, इजी सर्फ या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अपमार्जक कहते हैं सर्फ को, जिससे हम डिटर्जेंट कहते हैं। तो अपमार्जक से सर्फ एक्सल, यानी ये तो कंपनी होगी, शैम्पू हो गया, इजी सर्फ हो गया, ये सभी तो कंपनी है ना, तो सभी ये बनाई जाती है अपमार्जक से। अगली क्वेश्चन हमारे सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल जो हमारे पास रहता है, हम उसका उपयोग करते हैं, तो उसमें वो कौन चीज़ की बनाई होती है? प्लास्टिक की, सिलिकॉन की, यूरेनियम की या प्लूटोनियम की? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिलिकॉन की। सौर प्लेट जो हम बनाते हैं वह सिलिकॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सीएनजी, बायोगैस, एलपीजी या कोयला। आपको बता दें, पहला वाला ऑप्शन जो है सीएनजी, इसका उपयोग हम गाड़ी चलाने के लिए करते हैं, तो हमें तो और आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर सीएनजी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है हमारा, 2Cu प्लस ऑक्सीजन बराबर 2CuO। यह ना आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है, और इसमें आपको मतलब नीचे ऑप्शन में समझना है कि यह कह रहा है। क्या यह ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है, या फिर अपघटन का उदाहरण है, उदासीनीकरण का उदाहरण है, या फिर विस्थापन का उदाहरण है? कौन सा इसका राइट आंसर होगा आपको बताना है। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ना, अब इससे हम समझाते हैं। ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन मिल करके उसमें मिल जाता है और वो नए पदार्थ की निर्माण करती है। अभी ना देखिए, पहले कॉपर था, ऑक्सीजन था, दोनों मिल करके, कॉपर और ऑक्सीजन दोनों मिल करके अपना एक नया तत्व बनाता है, इसीलिए इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जस्ट इनके विपरीत यदि 2CuO पहले रहता और हम तोड़ के बाद में लिखते तो उसे अपघटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो ना आपको बैलेंस करके देखना है कि अणु परमाणु किसमें बराबर है या नहीं है। जिसमें बराबर होगा वो बैलेंस है, संतुलित है, जिसमें नहीं होगा वो अनबैलेंस यानी असंतुलित है। पहला नंबर में तो H2 हाइड्रोजन का 2 परमाणु, क्लोरीन की 2 परमाणु है, और इसमें आगे में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के पहले 2 गुना है, यानी कि सबका बराबर है। PbNO3 का O6 है, मतलब कि यहाँ पे NO3 गुना होकर के NO6 हो जाएगा। PbO यानी कि उसमें O पहला परमाणु है, 2 2 4 1 5 हो जाती है, तो 2 नंबर का तो हमारा क्या हो जाना चाहिए? गलती हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर का क्या है? गलती। चूँकि ना यहाँ पर PbNO3 कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 परमाणु और बाहर में जो 2 है, तो मिलकर के 3 दूनी 6 हो जानी चाहिए। बट यहाँ पर 1 परमाणु आगे है, फिर 2 परमाणु आगे, 2 परमाणु आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन होती है ना, जैसे कि जल हो गया, तो इनके पीएच मान क्या होती है? 7, 8, 6 या फिर 14? तो उदासीन विलय की पीएच मान हमेशा 7 के बराबर होता है, इसे आप याद रखिएगा। राइट आंसर हमारा 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल कहते हैं वीक एसिड को। तो नीचे में HNO3 दिया हुआ है, Cl2 दिया हुआ है, CH3 COOH दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारा H2SO4 हो जाएगा। यह एक दुर्बल अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट कैसा अयस्क है? तांबा अयस्क है, या लोहा का अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है, या फिर एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। अगला प्रश्न है हमारा,
पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? बता दें आपको कि पोटेशियम का संकेत K होता है और इसकी परमाणु संख्या 19 होती है। याद रखने के लिए पोटेशियम K19 याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? सभी अम्ल एसिड वगैरह के ना एक IUPAC नाम दिया गया है, तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है हमारा, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो ना आपको पता होना चाहिए, मिथ इथ अल्कोहल है तो यहाँ पर सभी ऑप्शन तो OOH जो है लास्ट में है, ठीक है। और इथाइल है, पहले मिथ होता है फिर इथ होता है, तो C2 होनी चाहिए। C2 भी 3 ऑप्शन में है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। C2H5OH इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है या फिर अणुसूत्र होता है C2H5OH। अगला प्रश्न है हमारा, एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है, मतलब नीचे ऑप्शन में इनके अणुसूत्र दिए हुए हैं, कौन एल्काइन है? तो एल्काइन के लिए ना C2 होना चाहिए और यह एल्काइन है तो इसका पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा, C2H2 एल्काइन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी की रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ना ग्लूकोज की रासायनिक सूत्र जो है C6H12O6 होती है। आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है C12H22O11 यही चीनी का राइट अणुसूत्र है, रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। एसिटिलीन होता है ना रासायनिक शास्त्र में, रसायन विज्ञान में, तो इसकी में कार्बन कार्बन C के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज। श्वसन के अध्ययन के लिए कौन सा बीज का हम उपयोग करेंगे? सूखे बीज का, अंकुरित बीज के, या फिर कुचले हुए बीज के, या फिर उबले हुए बीज के? आपको बता दें, उबला हुआ बीज तो किसी काम का नहीं, कुचला हुआ बीज भी कुछ किसी काम का नहीं, सूखा हुआ बीज नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अंकुरित बीज। ऑक्सीजन की पता करने के लिए या फिर शोषण की पता करने के लिए हमें अंकुरित बीज की आवश्यकता होगी। अगला है, मानव वृक्क यानी किडनी किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो किडनी ना उत्सर्जन संबंधी कामों में सहायता प्रदान करते हैं, यह उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों के चयन करते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव का वृक्क जो होता है ना, वह पाचन से संबंधित यानी उत्सर्जन से संबंधित कामकाज में वह हिस्सा लेते हैं। वृक्क यानी किडनी, वह ना कह सकते हैं कि आप उपयोगी और अनुपयोगी चीज़ों का वह चयन करते रहते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधों में जाइलम जो होता है ना, वह याद रखना है ज से जल, ज से जाइलम, यानी यह जल और भोजन के जल यानी पानी के परिवहन के लिए यह उपयोग में लाए जाते हैं, यानी जिम्मेदार होते हैं। जड़ से लेकर के जल पत्तियों तक पहुंचाना है और यह काम जाइलम का होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब ना श्वसन हो जाता है तो उसके दौरान कौन सी गैस हम छोड़ते हैं? याद पता होगा आपको कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो उससे गर्म हवा निकलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फलों के पकने के लिए निम्न में से किससे नियंत्रण किया जाता है? फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रण किया जाता है? आपके पास ना 4 अम्ल या फिर 4 उपयोगी तत्व दिए गए हैं, जिससे ना ऑक्सीन होता है, जिब्रेलिन्स होती है, एथिलीन होती है, साइटोकाइनिन होती है। ये पौधों के अंदर खास करके पाई जाती है।
तो फलों को पकने के लिए कौन नियंत्रण करता है? एथिलीन। तो जब तक वह पैर में लगे होते हैं तो एथिलीन अपने स्रोत करके फलों को पकने से रोकते हैं, नियंत्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ पे हम जानकारी हासिल करते हैं उसे डेंड्राइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन यानी इमरजेंसी टाइम का हार्मोन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक ऐसा एसिड होता है जिसे हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, या आपातकालीन हार्मोन के नाम से एस्ट्रोजन को हम जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं? 4 ऑप्शन है आपके पास, उल्टी या अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कना या चबाना। यह कौन सी एक अनैच्छिक क्रिया है जो इच्छा से नहीं होती है? उल्टी अपना इच्छा से आदमी नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भ की जो अवधि होती है, समय होती है, वह कितने दिन तक के लिए होती है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 290 दिन। मानव में गर्भ की जो अवधि है वह 290 दिन तक के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा नदी के शुद्धिकरण के लिए उस पर जो एक्शन प्लान किया गया था वह कब शुरू हुआ? राइट आंसर हमारा 1985 ईस्वी। अगली क्वेश्चन है हमारे पास, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, नीचे ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ईस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होती है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ईस्ट, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो ना मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन तो यह तो ईस्ट में होता है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, डायरिया, टीबी, निमोनिया। यह ना श्वसन से तंत्र से संबंधित बीमारी है, तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी टीबी और निमोनिया रोग जो होती है यह श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? अगला क्वेश्चन हमारे पास, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, इनमें से सभी। कौन सा ऐसा तत्व है जिसे ना मांसाहारी जीव उसका पाचन नहीं कर पाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक ऐसा तत्व है जिसका पाचन मांसाहारी जीव नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, हाइपोटेंशन, हृदयाघात, हाइपरटेंशन, पक्षाघात। क्या है क्रिया कारण जिससे ना ब्रेन हेमरेज हो जाता है? तो हाइपरटेंशन। यदि ना आदमी हाई से ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं तब उससे उनका ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अगली क्वेश्चन है हमारी, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बैक्टीरिया, कसकूटा, विषाणु, कवक। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से एक पौधे हैं जो परजीवी भोजन प्रदान करते हैं, परजीवी पौधे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कष्टुका। कष्टुका एक ऐसा पौधा है जो परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को जो है संपूर्ण शरीर में पंपिंग की जाती है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निलय द्वारा। फेफड़े के ना 4 अंग होते हैं, निलय, दायां अनिल, बायां अनिल, दायां निलय, बायां निलय। तो निलयों के द्वारा जो है फेफड़े द्वारा, फेफड़े से रक्तों का पंपिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, मुकुलन, प्रजनन, विखंडन या फिर बीजाणु जनन।
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें विखंडन। विखंडन के द्वारा हाइड्रा में जनन की विधि होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग किस प्रकार की रोग है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया, इनमें से सभी। जनन संचारित रोग कौन से? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। सिफिलिस रोग भी जो होता है यह भी जनन अंगों द्वारा होती है, और एड्स रोग जो होता है यह तो खास करके जनन अंग द्वारा होता ही होता है। उनके बाद गोनोरिया होती है, यह एक प्रकार का जनन संबंधी रंग है, सॉरी रोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? बाह्य, दलपुंज, दलपुंज, पुष्केंजर या स्त्री केशर? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाह्य दलपुंज। पुष्प जो होता है उसकी सबसे बाहरी भाग को हम बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में किस प्रकार का एंटीबॉडी होता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए एंटीबॉडी ब्लड समूह ए में होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की मात्रा जो है वह कौन नहीं नियंत्रित करता है? इंसुलिन नियंत्रित या फिर ग्लूकानन, गैस्ट्रिन, सोमेटोस्टेनिन? राइट आंसर हमारा हो जाएगा गैस्ट्रिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को निम्नलिखित कौन नहीं नियंत्रण करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है और उसे नियंत्रण करता है कौन कौन? इंसुलिन नियंत्रण करता है, ग्लूकानन नियंत्रण करता है, सोमेटोस्टेनिन करता है। यानी कि कौन नहीं करता है? तो गैस्ट्रिन नहीं करता है। पादप वृद्धि हार्मोन, पैर पौधों के वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जिब्रेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो इनमें से कौन सा वह हार्मोन है जो पैर पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों में वृद्धि कराती है। अगली क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंतःस्रावित ग्रंथि से या फिर बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हमारा हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्रावन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने आइलार ग्रंथियां होती है? 1, 2, 3, 4। कितने होते हैं लार ग्रंथियां? 3। मनुष्य के मुख में गुहा में 3 आइलार ग्रंथियां होती है। अगला क्वेश्चन है, एड्रोजन है, एड्रोजन क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, मेल हार्मोन है, पाचक रस है, फीमेल हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें मेल हार्मोन। एड्रोजन जो है यह एक मेल हार्मोन है, पुरुषों में पाई जाने वाली हार्मोन। अगला प्रश्न है हमारा, मटर को अपने प्रयोग में लाने वाले कौन वैज्ञानिक थे? मटर को प्रयोग में के लिए किसने चुना था? मेंडल ने, डार्विन ने, लामार्क ने या फिर खुरान ने? राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेंडल। मेंडल के प्रयोग में आपको बताया गया होगा कि ना 2 तरह के मटर का इन्होंने इस्तेमाल किए थे अपने प्रयोग के लिए। अगला, यदि आप 10th और 12th के नोट्स और PDF मॉडल पेपर पाना चाहते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल टेस्ट एग्जाम लाइव को जरूर ज्वाइन कीजिए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप फिर नए अगले वीडियो में।